आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रायपुर के धनेली गांव में भी कोरोना के कारण स्कूल बंद है और ज्यादातर बच्चे मोबाइल ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ग्रेजुएटेड युवाओं ने एक टोली बनाई और मोहल्ले मोहल्ले जाकर क्लास लेने लग गए। जुलाई अगस्त से शुरू हुई ये पहल आज भी रेगुलर चल रही है। इनकी पहल देख पंचायत से भी मदद मिलने लगी है। आज कोरोना से जुड़ी खबरों पर जाने से पहले ये कहानी इसलिए सुनाई मैंने आपको क्योंकि इसमें खबर के साथ साथ ऐसी पहल है जो हम सब अपने अपने दायरे में रहकर कर सकते हैं और साझी कोशिश से अपने आसपास बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। अब सीधे आज किन किन चीजों पर बात होगी ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि कोरोना के इस दौर में ब्लड गैस टेस्ट करवाना क्यों जरूरी है। फिर यूपी में वैक्सीन स्टोरेज को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, उस पर भी एक अपडेट लेंगे। और दिल्ली में कोविड टेस्ट को लेकर आरटीआई ने क्या खुलासा किया है, एक रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। और हाँ, रोज की तरह मुलाकात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। ये एक ऐसे कोरोना सर्वाइवर हैं जिनमें एक भी लक्षण नहीं थे, फिर भी पॉजिटिव पाए गए। आगे बढ़ने से पहले देश प्रदेश से कोरोना अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 97 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 26,567 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 385 लोगों की इसी दौरान मौत भी हुई है। भारत बायोटेक ने DCGI में आवेदन कर स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 टीके के इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मांगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 15,000 से कम एक्टिव केस हैं। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख, असम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है। ब्रिटेन में आज से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। वहीं ब्रिटेन की 90 साल की मार्गरेट कीनन दुनिया की वो पहली महिला बनी है जिन्हें कोरोना का पहला पूर्ण विकसित टीका लगाया गया है। आज लंदन में एक अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें फाइजर बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना का पहला टीका दिया। इंग्लैंड के उत्तर पूर्व इलाके में रहने वाले 87 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हरि शुक्ला दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें कोरोना की पहली विकसित वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे फ्रांस ने साफ कर दिया है कि 15 दिसंबर को लॉकडाउन हटाए जाने की संभावना काफी कम है। फ्रांस में 6 हफ्ते का लॉकडाउन 15 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 4 हफ्ते पहले तक हर दिन करीब 50,000 मरीज मिल रहे थे। अब ये संख्या 11,000 तक पहुंच चुकी है। इसलिए सरकार का मानना है कि इसे जल्द हटाने से हालात फिर खराब हो सकते हैं। WHO ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन को अनिवार्य यानी मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि बेहतर ये होगा कि इसका इस्तेमाल मेरिट के आधार पर किया जाए। अनिवार्य करने से कोई फायदा नहीं होगा। जिनको जरूरत है उन्हें जरूर दी जानी चाहिए। मेक्सिको में हेल्थ मिनिस्ट्री एक बार फिर अलर्ट पर है। इस छोटे से देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,399 मामले सामने आए हैं। अब सरकार ने कहा है कि वो क्रिसमस पर किसी तरह की राहत देने नहीं जा रही। चीन में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले यहां 15 नए मामले मिले थे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बताया है कि नए मामलों में से 10 दूसरे देशों से पहुंचे लोग हैं। आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं, ये आप कैसे जानेंगे? या तो आप लक्षणों को नोटिस करेंगे लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन रहता ही है, तो आखिर में आप अपना कोविड टेस्ट करा लेंगे। लेकिन एक और टेस्ट है, नाम है ब्लड गैस टेस्ट। सुनकर दिलचस्पी बढ़ी ना? लेकिन ये कब कराना होता है, क्यों ज़रूरी है, जानना चाहेंगे? मुझे भी जानना था, इसलिए मैंने फ़ोन लगाया फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट
डॉक्टर कीर्ति सबनीस को। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो ये ब्लड गैस टेस्ट क्या होता है? ये ब्लड गैस टेस्ट हम लोग करते हैं जो अभी हम लोग का बॉडी में जो ऑक्सीजन रहता है उसका लेवल जानने के लिए टेस्ट होता है। तो अभी कैसा है, जो हम लोग अभी आजकल सब लोग ऑक्सीजन चेक करना जानते हैं, तो सब लोग ऑक्सीजन चेक करते हैं। जो मशीन रहता है जिसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, छोटा पोर्टेबल आता है, बड़ा आता है, जो हॉस्पिटल में भी है, घर में भी हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें जो ऑक्सीजन दिखता है वो ऑक्सीजन आपका जो छोटा ब्लड का वेसल रहता है बॉडी का, उसमें से हम लोग का मशीन पिकअप करता है और बताता है। तो वो एक्चुअल ऑक्सीजन नहीं रहता है जो आपका सब ऑर्गन के लिए जाता है, समझ के हार्ट के लिए, लंग के लिए, ब्रेन के लिए। तो वो एग्जैक्टली वही, सपोज अभी आपका मशीन 98% ऑक्सीजन दिखा रहा है, तो एक्चुअल ऑक्सीजन जो बॉडी में रहता है या बाकी के ऑर्गन को, टिश्यूज को जाता है, उसमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आ सकता है यदि पेशेंट ज्यादा सिक रहता है। तो इसीलिए एग्जैक्टली आपका बॉडी में ऑक्सीजन का प्रमाण कितना है, आपका बॉडी जो हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग का बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म रहता है, एसिड्स रहते हैं, जिसका बैलेंस हम लोग का ब्रेन और लंग का मैकेनिज्म से होता है। तो एग्जैक्ट ऑक्सीजन का प्रमाण आपका बॉडी में कितना है, उसके साथ एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इसका दोनों का कितना मेल हो रहा है, इसके लिए जो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जो एसिड्स बनते हैं ब्रीदिंग का मैकेनिज्म में, वो सही मात्रा में है कि नहीं, इसीलिए ये टेस्ट करने के लिए हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैस करते हैं, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बाकी के पैरामीटर्स में भी पता करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स। जो मशीन अगर और बेटर रहेगा तो उसमें से सोडियम, पोटेशियम, जो सॉल्ट रहते हैं वो पता चलते हैं, कैल्शियम पता चलता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोविड में ही यूज होता है, ये आर्टेरियल ब्लड गैस बहुत पहले से हम लोग क्रिटिकल केयर, इंटेंसिव केयर में यूज करते हैं। किडनी फेलियर होता है, जो पेशेंट डायलिसिस पर रहते हैं, उन लोग में भी ये यूज होता है। तो ऐसा नहीं कि इसका यूज सिर्फ कोरोना में लिमिटेड है या फिर सिर्फ लंग के प्रॉब्लम के लिए लिमिटेड है, तो बाकी के चीजें के लिए भी यूज होता है। हाँ डॉक्टर, तो लेकिन अभी कोविड के टाइम पे इस टेस्ट को कराना क्यों जरूरी है? हर कोविड का पेशेंट को ये टेस्ट जरूरी नहीं है। कोरोना के पेशेंट्स में ये टेस्ट जरूरी होगा जबकि मतलब अभी कैसा है, कोरोना सब पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे नहीं लेके जाता, सब पेशेंट्स को सिक नहीं करता है, 10 to 20% लोग ही सिक होते हैं। तो जो सिक पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन लग रहा है, जिनको ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, मतलब 2 या 3 लीटर के ऊपर ऑक्सीजन लग रहा है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, जो पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, ये पेशेंट के लिए ये टेस्ट जरूरी होता है जानने के लिए कि जो मशीन से हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं और एक्चुअल बॉडी में जितना ऑक्सीजन जा रहा है, इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है और कुछ मशीन का सेटिंग जो हर वक्त चेंज करते हैं, ऑक्सीजन को कितना लीटर दे रहे हैं वो इतना देना जरूरी है या नहीं। क्योंकि हम लोग मशीन, जैसे मैंने आपको बोला, जो पल्स ऑक्सीमीटर का मशीन तो हर एक पेशेंट को लगा रहता है इसमें, तो इसमें और ये आर्टेरियल ब्लड गैस में कभी कभी डिस्क्रिपेंसी आता है। तो ये मशीन का सेटिंग जो वेंटिलेटर है वो चेंज करने की जरूरत है या नहीं, ये डेली बेसिस पे कभी कभी पेशेंट का ज्यादा सिक रहेगा, वेंटिलेटर को ज्यादा सपोर्ट करेगा, कभी कभी दिन में 2 या 3 बार भी यदि पेशेंट आईसीयू में रहता है, ये टेस्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि इससे हम लोग को एक्चुअल एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चलता है कि कितना ब्लड ऑक्सीजन कितना है ब्लड में और कितना जा रहा है, मशीन का सेटिंग को चेंज करना है या नहीं। ये तो डायनेमिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सुबह से एक ही सेटिंग लगा के रखा तो वही रहेगी। तो डॉक्टर, इसमें ऐसी कौन सी गड़बड़ी आती है जिससे सावधान रहना चाहिए? मतलब पीएच का क्या लेवल होना चाहिए? पूरा रिजल्ट जब हम टेस्ट कराते हैं तो क्या क्या चीजें मायने रखती हैं, क्या जरूरी होती हैं, क्या चीजें जब कैसा है, ये तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। एक वैल्यू मैंने आपको दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी हम लोग जैसे पेशेंट के साथ कंडीशन डिस्कस करते हैं तो मेडिकल पेशेंट इज अ डायनेमिक थिंग, ऐसा नहीं कि पेशेंट कोई मशीन है। पेशेंट बाकी का पैरामीटर्स भी, एज, उनका पहले का लंग का कंडीशन, उनका वेंटिलेटरी का सेटिंग, उनका लंग का डैमेज, ये सब चीजें कंसिडर करके हम लोग ये वैल्यू का रेंज पेशेंट के लिए ठीक है कि नहीं डिसाइड करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर जो इसमें जो पीएच पता चलता है, पीएच मतलब आपका बॉडी का एसिड बेस का बैलेंस, जिसके ऊपर एक्चुअल टिश्यू में जो हर एक आपका सेल रहता है उसको ऑक्सीजन कितना जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, ये मेंटेन होता है। क्योंकि आपका सेल आपके ब्लड से ही न्यूट्रिशन लेगा, इसीलिए तो पीएच जनरली 7.4 तक रहता है, दिस इज द नॉर्मल रेंज। ऑक्सीजन का PaO2 80 to 100 नॉर्मल रहता है। अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे है उसके ऊपर वो चेंज होगा, डिपेंड होगा। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो एबीजे में आता है वो 95 to 100 तक रहता है। और PCO2 जो आता है
वो आपका ब्रीदिंग का रेट और ऑक्सीजनेशन पे भी डिपेंड करता है। तो वो नॉर्मल रेंज 35 to 45 रहता है और उसके हिसाब से बाइकार्बोनेट भी रहेगा जो आपका एसिड डिटरमाइन करेगा, एसिड बेस बैलेंस डिटरमाइन करेगा, वो 22 to 26 तक रहता है। बट ये वैल्यूज जो है वो कॉमन नॉन मेडिकल लोगों के लिए इतना मायने नहीं रखेगा। एक वैल्यू पे हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सीरियल वैल्यूज लगते हैं और ओवरऑल पेशेंट का इंप्रूवमेंट, एक्सरे के चेंजेस, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं पेशेंट से रिलेटिव को इतना बोलूंगी कि आपका पेशेंट अगर आईसीयू में रहेगा तो एबीजी एक रूटीन टेस्ट है, वो सिंपल टेस्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा उसके लिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आईसीयू में रहेंगे उनको आर्टेरियल लाइन ऑलरेडी रहेगा तो उससे सैंपल लेना भी इजी रहेगा। अगर आर्टेरियल लाइन नहीं है तो वो पेनफुल रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बिग कुछ ज्यादा डैमेज उसके वजह से रहेगा। कभी कभी अगर बार बार सैंपल लेना पड़ेगा तो उधर ब्लीडिंग, क्लॉट, पेन हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाता है। तो डॉक्टर, जब आप भी हॉस्पिटल में अभी काम करते तो कोविड पेशेंट के साथ ये टेस्ट मतलब उनको किया जाता है जो आईसीयू में भर्ती हैं, जो उनको पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है जैसे लंग्स की प्रॉब्लम हो या हार्ट से कुछ बीमारी से ग्रसित हो तो? हाँ, ये टेस्ट जरूरी है। जब भी पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, वार्ड में भी जब भी पेशेंट ऑक्सीजन पर रहते हैं तो हम लोग डिसाइड ये टेस्ट यूज करते हैं कि अभी ऑक्सीजन निकालना है नहीं निकालना है, पेशेंट इंडिपेंडेंटली मूव हो सकता है। तो ये ट्रायल एंड जो हर एक काम, हर रोज जो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को आज ऑक्सीजन निकल सकता है नहीं, ये उसके ऊपर डिसीजन हम लोग ले सकते हैं ओवरऑल पेशेंट का कंडीशन कंसिडर करके साथ में। अभी पेशेंट जब ये बेटर हो जाता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि जो कोरोना रिलेटेड लंग डैमेज है, जो सीवियरिटी ऑफ डिसीज के ऊपर डिपेंड है। अगर ज्यादा सीवियर वहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा, लंग इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जो पहले जो पेशेंट का एज, पेशेंट का बाकी का मेडिकल कंडीशन, पहले का लंग डैमेज, इसके ऊपर भी डिपेंड है। ऐसा नहीं कि हर एक को पेशेंट उतना ही, हर एक पेशेंट को कोरोना उतना ही लंग डैमेज करेगा। तो अगर सपोज पेशेंट का कोरोना से रिलेटेड लंग डैमेज ज्यादा है तो ऑलमोस्ट एक 8 से 10 दिन इन्फेक्शन होने के बाद से चालू होता है। मैक्सिमम 17-18 दिन तक ये डैमेज कंटिन्यू रहता है सिम्टम चालू होने के बाद। जैसा हम लोग इंटरवीन करेंगे, उसमें बीच में दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे, वेंटिलेटर अगर लगेगा तो देंगे, तो डैमेज कम होगा। लेकिन जितना सीवियर डैमेज है उतना रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसा होता है कभी कभी अगर बहुत सीवियर लंग डैमेज है, पेशेंट वेंटिलेटर पे गया है, तो उनको घर पे भी ऑक्सीजन कंटिन्यू रखना पड़े 2 या 3 महीने। जितना सीवियर डैमेज उतना ज्यादा दिन ऑक्सीजन लगेगा, क्योंकि हम लोग का लंग का जो मेन फंक्शन है और बाहर से ऑक्सीजन लेके बॉडी में ट्रांसफर करना, ये नहीं हो रहा है, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन लगेगा। तो ये ऐसे पेशेंट को जो ऑक्सीजन पे है, जो आईसीयू में नहीं है, जो घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये पेशेंट को भी कभी कभी आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट लग सकता है। ऑक्सीजन अभी ठीक हो गए, सब ट्रीटमेंट से ऑक्सीजन से रिकवर हो रहे हैं, तो अभी ऑक्सीजन घर पे जो सप्लीमेंट करते हैं वो बंद कर सकते हैं नहीं, ये देखने के लिए कभी कभी हम लोग ओपीडी बेसिस पे जो पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, तभी भी हम लोग ऑक्सीजन बिना देके चेक कर लेते हैं कि हाँ आपकी बॉडी का ऑक्सीजन ये 80 to 100 के लेवल में CO2 मेंटेन रहेगा या नहीं। तो फिर हम लोग को रफली अंदाजा आ जाता है कि ऑक्सीजन अगर हम लोग घर पे बंद करेंगे, बाहर से जो दे रहे हैं वो फिर पेशेंट मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि वो घर पे होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे जाते हैं जनरली, जो हम लोग होम ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। तो वो टेम्पररी, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को टेम्पररी रहता है, मैक्सिमम 1 या 2 महीने तक, तो उसके बाद वो बंद कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए भी आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट का यूज हो सकता है ओपीडी बेसिस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब आपको यूपी लिए चलते हैं। पिछले हफ्ते आपको मध्य प्रदेश लेकर गए थे ताकि आपको वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में अपडेट दे सके। आज बारी है यूपी की। इस राज्य की आबादी बहुत बड़ी है, ये तो आप जानते हैं, तो वैक्सीन स्टोरेज को लेकर इंतजाम क्या है जानना तो बनता है कि नहीं। तो इस पर मैंने बात की आज तक के रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक, ये बताइए कि वैक्सीन स्टोरेज को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं वहाँ? देखिए, पूरे देश में वैक्सीन की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सरकार कोशिश यही है कि सारे 75 जिलों में कोरोना की वैक्सीन को स्टोर करने की जो व्यवस्था उसको किया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिए हैं कि 15 दिसंबर तक सभी जिलों में इसकी व्यवस्था की जाए। अभी की स्थिति में 22 ऐसे जनपद है यूपी के जहां पर वैक्सीन को स्टोर करने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। इसको लेकर के हर जिले में इसकी उपलब्धता हो, ऐसे इसको मद्देनजर रखते हुए जहां पर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे एग्जिस्टिंग सेटअप है,
वहाँ उसको कोरोना की वैक्सीन के मुताबिक बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे जो 22 जिले हैं जहाँ पर अभी तक कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे नए ब्लॉक बना करके इनको पूरा करने की कवायद है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने हमसे बात की तो ये बात भी एक महत्वपूर्ण बात भी बताई है कि इसके लिए अलग से ट्रेनिंग दी गई है 2 बार और करीब 70,000 जो कर्मचारी हैं मेडिकल क्षेत्र के उनको ऑलरेडी ट्रेन किया गया है। क्योंकि वैक्सीन नहीं है, इसको लगाने का तरीका, ऑब्जर्वेशन और प्लस इसके साथ में कैसे इसका स्टोरेज किया जाएगा, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के तैयारी जोरों पे है। लखनऊ में ऐशबाग के पास में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये स्टोरेज बनाया गया है लखनऊ जनपद का, और वहां भी हमने बात की, वहां के जो प्रभारी है डॉक्टर और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वैक्सीन के मुताबिक बनाना अभी सबसे बड़ी चुनौती है, इसी पे सरकार और प्रशासन काम कर रहा है। अभिषेक, वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, क्या इस पर भी कोई बात हुई है? देखिए, बिल्कुल सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उसे ही राज्य में इम्पोज किया जाएगा और उसके मुताबिक की तैयारी है। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि जितने भी लोग फ्रंट पे हैं, जो अस्पतालों में जितने कर्मचारी हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लगातार इस बीमारी को लोगों से बचाने में लगे हैं, वो पहली प्राथमिकता पे होंगे और वैसा ही माना जा रहा है। उसके बाद जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनको लिया जाएगा और उसको लेकर के क्रमबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया जाएगा। इसकी लिस्टिंग का काम भी अभी से शुरू हो चुका है। तो क्योंकि जब वैक्सीन आएगी तो धीरे धीरे इसको सब लोगों तक पहुंचाना है, तो आप कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से इसे काम करने की कोशिश होगी और इसके मुताबिक ही सरकार काम कर रही है। 15 दिसंबर का उन्होंने देखिए लक्ष्य रखा हुआ है इन स्टोरेज को तैयार करने का, और इसमें खास बात ये है कि जो फ्रिज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि टेम्परेचर की जो बात, तापमान की वैक्सीन को जब रखा जाएगा वो एक बड़ी चुनौती है। प्लस जब इसको दूसरे जनपदों में पहुंचाना है तो जो उसको व्यवस्था लगेगी इसके ट्रांसपोर्ट में वैक्सीन को स्टोर करने की, वो भी एक बड़ा चैलेंज प्रशासन और सरकार के आगे है। तो इन सब चीजों पे काम हो रहा है और उम्मीद कर रही है प्रशासन भी कि तय समय से पहले जब ये वैक्सीन जारी कर दी जाएगी और ये तमाम राज्यों में पहुंचेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो यहाँ पर काम ज्यादा भी है, लेकिन प्रशासन कोशिश में है कि इसको तय समय से पूरा किया जाए। जी, लेकिन अभिषेक, क्या वैक्सीन स्टोरेज को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल्ड है? देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती यही है कि तौर पर जो महिला और बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो व्यवस्था है वो काफी हद तक 60 से 70 जिलों में उपलब्ध है। लेकिन वहाँ चूंकि कोरोना की वैक्सीन के साथ में कई ऐसी चीजें हैं जो कि अलग है, खासतौर पर उसका तापमान, उसको बनाए रखना, उसको लगाना कब है, उसकी प्रक्रिया क्या है, मॉनिटरिंग करना, प्लस इसके साथ में हाइजीन की जो कंडीशन होती है, क्योंकि आमतौर पर सफाई एक बड़ा चैलेंज होता है इन अस्पतालों में और इन जगहों पर, तो उसको भी सुनिश्चित करना। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसपे लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है इसको लेकर के, और जब वैक्सीन आना शुरू होगी जिसकी उम्मीद जनवरी के मध्य या अंत में होने की इस समय जताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आदेश केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जब ये वैक्सीन आनी होगी उसके पहले अपने तंत्र को पूरा तरीके से बना लिया जाए, चाहे उसका स्टोरेज हो, चाहे उसको लगाने की प्रक्रिया हो, और खासतौर पर मेडिकल स्टाफ को ट्रेन करना, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी। शुक्रिया अभिषेक ये जानकारी देने के लिए। अब यहाँ एक छोटे सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो दिल्ली में कोरोना टेस्ट में आई खामियों पर बात करेंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। शुरुआत से ही जानकारों ने कहा कि कोरोना को काबू करने के लिए टेस्टिंग सबसे कारगर तरीका है। फिर कोरोना को लेकर कई दावे किए गए जो समय के साथ फीके हुए, मगर टेस्टिंग अभी भी एक माइलस्टोन बना हुआ है। ऐसे में जब टेस्टिंग से जुड़ी कोई भी खामी पता चले तो ये हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती तो जरूर है। अब आरटीआई के हवाले से ये पता चला है कि बड़ी संख्या में मरीज एंटीजन टेस्ट में तो नेगेटिव है, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव निकल रहे हैं और औसतन ये आंकड़ा लगभग 11% है। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, आरटीआई में और कौन सी बातें सामने आई हैं,
बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना मरीजों के ग्राफ में तेजी से कमी आई है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान कोरोना के करीब 1700 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा एक दिन में आने वाले नए मरीजों की संख्या के लिहाज से 3 महीनों में सबसे कम है। वहीं दूसरी तरफ एक आरटीआई के जरिए सामने आई बात काफ़ी चौंकाने वाली है। दरअसल जब दिल्ली में कोरोना मरीजों के टेस्ट डाटा को खंगाला गया तो पता चला कि कोरोना के लक्षण वाले 11% ऐसे लोग थे जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव आया था। यानी ये लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो कोरोना निगेटिव निकले, लेकिन जब दोबारा इन्हीं लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए जांचा गया तो ये पॉजिटिव पाए गए। और हम सब इस बात से वाकिफ भी हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट को ही कोरोना का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये खुलासा 56,862 यानी आप समझिए करीब 57,000 मरीजों के टेस्ट रिजल्ट का अध्ययन करने के बाद सामने आया है। 1 से 7 सितंबर के बीच हुए टेस्ट में ये मरीज निगेटिव आए थे, लेकिन जब इन 56,862 मरीजों में से 32,903 मरीजों का आरटीपीसीआर विधि से दोबारा टेस्ट किया गया तो इनमें से करीब 3,500, एग्जैक्ट आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो 3,524 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि सितंबर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि कोरोना के लक्षण वाले वैसे लोग जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव आया है उन सभी लोगों का फिर से टेस्ट किया जाए। मंत्रालय ने कहा था कि ये टेस्ट आरटीपीसीआर विधि से किए जाएं। इसके लिए 3 महीनों के अगर डेटा को हम समझें तो ये स्थिति और क्लियर हो पाएगी। जैसे सितंबर में आरटीपीसीआर विधि से जब टेस्ट किया गया तो पॉजिटिविटी रेट 20.97% यानी करीब 21% था, जबकि इसी दौरान रैपिड एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिविटी रेट मात्र 4.77% थी। इस तरह से अक्टूबर के महीने में रैपिड एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट 4.5% के लगभग था, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट करीब 17% था। अक्टूबर में 24,737 यानी करीब 25,000 लोगों का जब दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो इसमें से 2300 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच आरटीपीसीआर टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट 27% के आसपास रही, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट 8% के आसपास था। इस लिहाज से ये सोचने वाला विषय है कि दोनों तरह के जांच में इतना अंतर क्यों आ रहा है। और एक चिंता का विषय यह भी है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आया व्यक्ति भी खुद को स्वस्थ समझ रहा हो और वो इस गलतफहमी में और लोगों को भी संक्रमित कर रहा हो। शुक्रिया शुभम। अब आपकी मुलाकात हमारे आज के कोरोना सर्वाइवर से करवाते हैं। आज के हमारे कोरोना सर्वाइवर है आकाश शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनमें कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी ये पॉजिटिव पाए गए थे। इस दौरान आकाश को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। हमारी सहयोगी प्रगति ने इनसे बात की। तो आकाश, सबसे पहले कांग्रेस कि आप कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हुए हैं। तो कैसा रहा कोरोना का आपका एक्सपीरियंस? मैम एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहा। रिसेंटली मैंने उसको फियर नहीं लिया उसका, और जो रूल्स थे उन्हें फॉलो किया। एक्चुअली मैं इंदौर गया हुआ था, मेरा रूम था, मेरा जो पीजी था उसको मुझे खाली करके आना था घर पर। मेरी बुक्स वहाँ रखी हुई थी, तो वो लेके जब मैं आया तो मुझे लगा कि इंदौर में इतने सारे केसेस थे तो घर में और किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं अपना टेस्ट जाके टेस्ट कराया। अब वो एक्चुअली पता ही नहीं था कि निकल आएगा, मैं रेडी नहीं था उस चीज के लिए। तो जब फर्स्ट टाइम मुझे इस चीज का फियर नहीं था कि निकला है, फियर ये था कि सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा फियर था कि निकल आया है, बाहर से लेके आया है कुछ ऐसा। लेकिन मुझे फियर नहीं था, मुझे टेस्ट था अपने आप पे कि मैं इसको रिकवर कर लूंगा। कुछ नहीं मैम, उसके बाद कॉल आया। कॉल आने के बाद में हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपको मेडिसिन देंगे। मैंने कहा सर मेडिसिन तो तब दोगे आप जब मुझे कोई सिम्टम्स होंगे, तो ये सिम्टमेटिक हूँ, सिम्टम ही नहीं है कुछ। तो उन्होंने बोला मैम कि आप एक काम करिए कि जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा। एसडीएम सर का नंबर दिया गया था और ऑफिसर्स थे जो लगाए गए थे मुझे हेल्प के लिए जी। उसके बाद में मैम मुझे कोई सिम्टम ही नहीं आया 14 डेज तक। तो वो भी सोचते रह गए कि इतनी इम्यूनिटी कैसे हो सकती है कि कोई मेडिसिन ही नहीं लिया आपने और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसके बाद में मैम फिर उन्होंने कॉल लगाया मेरे को 21 डेज बाद
कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सिम्टम भी नहीं आया है। तो उसके बाद रिपोर्ट कराई तो वो नेगेटिव थी। अब मैम मुझे पता ही नहीं है कि मुझे सिम्टम आए थे या रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम थी जिससे मुझे निकला। लेकिन डाउटफुली मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्ट ही मेरी सही नहीं ली गई, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम ही नहीं था और मैं 21 डेज शेड्यूल बना के स्टडी करी, क्योंकि मैं पीएचसी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो इंदौर में जैसे करता था वैसे ही मैंने अपने घर में अपने आप को सेपरेट कर लिया था और किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं आया। पढ़ाई की, ये सारी चीजें की मैंने, और दलिया वगैरह सादा जो खाना लेते हैं वो लिया, काढ़ा वगैरह लिया। उसके अलावा कुछ नहीं किया मैम, गर्म पानी पिए। अभी वही शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैम मुझे कहीं से कहीं तक। ओके, तो मतलब है कि कोई वीकनेस या ऐसा कुछ आपको महसूस ही नहीं मैम, हुआ? अभी तक कोई फील ही नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिपोर्ट ही जो ली गई थी वो सिर्फ इस बेस पर ली गई थी कि मैं इंदौर से आया हूँ, रेड जोन से, और उसमें जो सिम्टम आए वो मुझे लगता है माइनर से भी माइनर होंगे या होंगे भी नहीं। आकाश, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं। अब चलने का वक्त हो गया है, लेकिन आप समय समय पर हाथ धोना तो नहीं भूल रहे हैं ना? 20 सेकंड का ही तो खेल है। ज्यादा बोरिंग लगे तो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा लीजिए। सो स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।